जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपकी दीपावली अच्छी रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। जी हां दोस्तों, सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डीओपीपीडब्ल्यू का एक लेटर आपके वेलफेयर के लिए। और दोस्तों ये लेटर लिखा गया है सीपीओ को, डिपार्टमेंट को और पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को। आपके वेलफेयर के लिए ये लेटर मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा जनवरी 2025 से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उसके आंकड़ों के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा डीओपीपीडब्ल्यू का एक और लेटर आपके वेलफेयर के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक और लेटर इन्होंने निकाला है, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा एसीपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है कुछ पेंशनर्स को एसीपी मिलती है जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं। तो दोस्तों एक रिकॉर्ड ने लेटर लिखा है एक पेंशनर को, जो काफी महत्वपूर्ण लेटर है आपके लिए। आपको पता लगेगा कि कैसे आप एसीपी ले सकते हैं। और दोस्तों एसीपी लेने के कुछ रूल्स भी हैं जो रिकॉर्ड ने यहाँ पे बताए हैं, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स को डीआर का एरियर मिला है 4 महीने का। अब कौन से ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको 4 महीने का एरियर दे दिया गया है पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के द्वारा, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है दोस्तों डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है 25 अक्टूबर 2024 को, जिसका सब्जेक्ट है टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी इन द प्रोसेस ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन एंड ग्रेजुएटी ऑन रिटायरमेंट ऑन सुपरनेशन ऑफ एक गवर्नमेंट सर्वेंट। जी दोस्तों, जब भी कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो जो भी उसके पेंशन फॉर्म है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, और रिटायरमेंट होने के बाद जो भी उसकी ग्रेजुएटी है, लीव इनकैशमेंट है, जो भी पैसा है चाहे वो कम्यूटेशन का है, वो सही टाइम पे पेंशनर को दे दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ चीजें ऑब्जर्व करी गई है कि पेंशनर रिटायर हो जाता है लेकिन जो उसके पेंशनरी बेनिफिट हैं वो उसको ठीक टाइम पे नहीं मिलते। तो दोस्तों चाहे वो पेंशन फॉर्म भरवाने का मामला हो, चाहे फिर वो कम्यूटेशन देने का मामला हो, ग्रेजुएटी देने का मामला हो, या फिर पेंशन स्टार्ट होने का मामला हो, लीव इनकैशमेंट का पैसा देने का मामला हो, यानी जो भी पेंशनरी बेनिफिट हैं वो सही टाइम पे पेंशनर को दे दिया जाए जब पेंशनर रिटायर होता है। और दोस्तों जब कोई पेंशनर रिटायर होता है तो उससे पहले सही टाइम पे फॉर्म भरवा लिए जाएं और सही डिपार्टमेंट पे वो फॉर्म सबमिट कर दिए जाए, ताकि दोस्तों उन फॉर्म की स्क्रूटनी हो सके, जांच पड़ताल हो सके, और जब पेंशनर रिटायर हो तो उसके बाद सारे उसे पेंशनरी बेनिफिट सही टाइम पे दे दी जाए। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण ये लेटर है डीओपीपीडब्ल्यू का, जो भेजा गया है ऑल मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये लेटर आप मेरे से ले सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा जनवरी 2025 से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में। दोस्तों जैसा आपको पता है अभी तक हमें सितंबर 2024 का आंकड़ा नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, जो हमें मिलना था अक्टूबर में। दोस्तों ये आंकड़ा हमें मिलना था 30 अक्टूबर तक। जी हाँ दोस्तों, अब नवंबर स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी तक हमें सितंबर 2024 का आंकड़ा नहीं मिला है। दोस्तों जनवरी 2025 से आपका बढ़ने वाला डीडीआर या तो 55% होगा या फिर 56% होगा, या तो 2% की बढ़ोतरी या फिर 3% की बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस बार आपका 4% नहीं बढ़ रहा है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। हालांकि दोस्तों अभी सितंबर का आंकड़ा और आ जाएगा, उससे थोड़ी बहुत क्लियरिटी और हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वैसे मैं आपको बता रहा हूं या तो 2% या फिर 3% जनवरी 2025 से बढ़ने वाला डीएडीआर। और दोस्तों ये आंकड़े थोड़े लेट हो रहे हैं, हर एक महीने थोड़े लेट आ रहे हैं आंकड़े। जैसा दोस्तों सितंबर का आंकड़ा हमें 30 अक्टूबर तक मिल जाना चाहिए था, अब दोस्तों नवंबर स्टार्ट हो गया है, तो देखते हैं अगले हफ्ते तक या हमें मिल जाए आंकड़ा सितंबर का। ऐसे दोस्तों दिसंबर तक ये आंकड़े हमें मिलेंगे, उसके बाद हमें पता लगेगा कि जनवरी 2025 से आपका डीडीआर कितना होगा। मैंने आपको बता दिया या तो 2% की बढ़ोतरी या फिर 3% की बढ़ोतरी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। डीओपीपीडब्ल्यू ने एक और ऑफिस मेमोरेंडम जारी करा है। जी हाँ दोस्तों, डीओपीपीडब्ल्यू ने एक और लेटर जारी करा है 30 अक्टूबर का। जी हाँ दोस्तों, ये आप ये पूरा लेटर देख रहे हैं, इसका सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन ऑन डिलीशन ऑफ नेम ऑफ डॉटर फ्रॉम द फैमिली डिटेल ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर। जी हाँ दोस्तों, जब कोई पेंशनर रिटायर होता है उसके बाद जो उसकी बेटी का नाम है किस तरीके से ऐड करना है सर्विस रिकॉर्ड में या फिर डिलीट करना है, तो दोस्तों उस पर एक गाइडलाइन जारी करी है, उस पर एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। डीओपीपीडब्ल्यू ने एक और ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है 30 अक्टूबर को, ये वाला दोस्तों। इसके अनुसार क्या लिखा है, जिसमें कहा गया है कि रिकॉर्ड या फिर डिपार्टमेंट सरकारी कर्मचारी के
रिटायरमेंट के बाद भी बेटियों के नाम रिकॉर्ड में ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है जब कोई पेंशन रिटायर होता है तो कई बार दोस्तों जो बच्चों के नाम है वो सही तरीके से ऐड नहीं हो पाते, बाद में पेंशनर्स ऐड करवाता है अपने बच्चों के नाम। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटी का नाम। जैसा आपको पता है आगे पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है तो बेटी को फैमिली पेंशन दी जाती है, चाहे वो विडो हो, अनमैरिड हो या फिर डिवोर्सी हो। तो दोस्तों इसमें बताया है कि जब पेंशन रिटायर होता है तो बेटी का नाम हमेशा सर्विस रिकॉर्ड में होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसी का पार्ट 2 ऑर्डर भी होना चाहिए या फिर रिकॉर्ड में बेटी का नाम जरूर हो, ताकि आगे चलकर अगर माता पिता की मृत्यु हो तो फिर बेटी को फैमिली पेंशन मिल पाए। तो दोस्तों ये लेटर इसलिए निकाला गया है ताकि जो डॉटर है उसका नाम जरूर दर्ज हो सर्विस रिकॉर्ड में या फिर पार्ट 2 ऑर्डर में, जो भी पीछे रिकॉर्ड है, ताकि फैमिली पेंशन लेने में कोई दिक्कत ना हो। कई बार दोस्तों डिपार्टमेंट क्या करता है कि वो नाम छोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर के जो बच्चे हैं उनके नाम वो लिखता ही नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन दोस्तों लड़कियों के मामले में लड़की का जो नाम है वो जरूर दर्ज होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, ताकि आगे चलकर फैमिली पेंशन बेटी को ऑथराइज किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, उसकी कंडीशन के अनुसार। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा एसीपी का लेटर। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड ने एक लेटर लिखा है और दोस्तों ये लेटर लिखा है पेंशनर को एसीपी देने के लिए। क्या लिखा है दोस्तों ये मैं आपको समझाता हूँ। रिकॉर्ड से आया जवाब पेंशनर को एसीपी देने के लिए आपका मामला कंपिटेंट अथॉरिटी को भेजा है। जैसी जवाब आएगा पार्ट 2 ऑर्डर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड ने इन्हें बताया कि आपका जो मामला है एसीपी देने का वो कंपिटेंट अथॉरिटी को दिया है। जैसी कंपिटेंट अथॉरिटी की परमिशन मिल जाएगी उसके बाद हम आपका पार्ट 2 ऑर्डर कर देंगे और जो भी आपका पेमेंट है वो हम सब सेटल कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे बहुत से मामले हैं जो रिकॉर्ड के पास जा रखे हैं और दोस्तों रिकॉर्ड यहाँ पे परमिशन मांग रहा है कंपिटेंट अथॉरिटी की, यानी आर्मी हेडक्वार्टर की। जैसे दोस्तों फाइनल वहां से सैंक्शन हो जाएगा उसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस आपका पार्ट 2 ऑर्डर कर देगा और फिर आपके सारे सेटलमेंट कर देगा। तो दोस्तों जो पेंशनर व्यक्ति एसीपी लेने के लिए एलिजिबल हैं, जिनको एसीपी मिलनी है, उनकी स्क्रीनिंग बोर्ड ऑफ ऑफिसर द्वारा की जा रही है। जी दोस्तों, जो पेंशनर्स एसीपी लेने के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों, उन पेंशनर की एक स्क्रीनिंग होती है। एक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जांच पड़ताल करी जाती है कि किन पेंशनर्स को एसीपी दी जानी चाहिए और कैसे उनका केस आगे टेकअप किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें बोर्ड ऑफ ऑफिसर द्वारा ये स्क्रीनिंग कमेटी की जाती है। जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स हैं इनके द्वारा ही पेंशनर्स की स्क्रीनिंग कमेटी की जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसी के थ्रू फाइनल ऑथराइजेशन किया जाता है जो एसीपी लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों इन्हीं पर दोस्तों ये बात छोड़ी है रिकॉर्ड ऑफिस ने। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस ने बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स या फिर आर्मी हेडक्वार्टर या फिर कंपिटेंट अथॉरिटी में बात छोड़ दी है कि जैसे ही वहां से हमें परमिशन मिल जाएगी उसके बाद हम पेंशनर का पार्ट 2 ऑर्डर कर देंगे और पेंशनर को एसीपी दे देंगे। तो दोस्तों अगर आप भी एलिजिबल हैं एसीपी लेने के लिए और अगर आप 2006 से पहले आए हैं तो आपको फिर एसीपी मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा दोस्तों एसीपी का रूल है, जो पेंशनर्स 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए हैं उनको एसीपी मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर 2 फाइनेंशियल अपडेशन मिलते हैं एसीपी के, एक तो नायक का और दूसरा हवलदार का। जो सिपाही है अगर उनकी सर्विस 10 साल से ऊपर है तो उनको फिर नायक का पेंशन मिल पाएगा, या फिर जो सिपाही है नायक है अगर 20 साल से ऊपर है तो फिर उनको एसीपी हवलदार की पेंशन मिल जाएगी, या तो 10 साल या फिर 20 साल। तो दोस्तों आपको भी एसीपी मिलेगी। इसके लिए आप अपने रिकॉर्ड पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पीरियड बता दिया, 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आप आने चाहिए, तब आपको मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है, उसी में ये सब निर्णय लिए जाते हैं। तो दोस्तों अब जाकर इनके केस सेटल होंगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, डीआर का एरियर मिलना शुरू, बैंक सीपीपीसी से पेंशनर ने किया कमेंट। जब दोस्तों मैं आपको एक कमेंट दिखा रहा हूं और दोस्तों ये कमेंट किया है पेंशनर ने। क्या लिखा है इसमें, डीआर एरियर रिसीव्ड टुडे एट 17.00 आवर्स थैंक्स। जी दोस्तों ने बताया कि हमें डीआर का एरियर मिल चुका है। दोस्तों काफी बैंक है, सीपीपीसी है जो डीआर का एरियर देते हैं। जी दोस्तों, जैसा आपको पता है डीआर पे लेटर आ चुका था, 30 अक्टूबर को आया था। उसी के बाद दोस्तों पेमेंट कर रहे हैं कुछ बैंक सीपीपीसी। तो दोस्तों मैंने आपको स्पर्श का बता दिया, जो स्पर्श आपको भुगतान कर पाएगा वो कर पाएगा 20 नवंबर से पहले पहले। जी हाँ दोस्तों, बाकी जो बैंक है सीपीपीसी है वो भी बीच बीच में डीआर का भुगतान कर रहा है 4 महीने का। तो दोस्तों इन पेंशनर को तो मिल गया 4 महीने का और ये पेंशन ले रहे थे बैंक सीपीपीसी से। बाकी स्पर्श आपको देगा 20 तारीख से पहले पहले। जी हाँ दोस्तों, पूरी उम्मीद हम लगा सकते हैं कि 20 नवंबर से पहले पहले आपको डीआर का एरियर मिल जाए 4 महीने का। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।